Hello student, I am to discuss about पीडियाट्रिक हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक हेरिडेटरी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जन्मजात मेनली होता है ये। और इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसका जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप नहीं होता है जिस तरीके से एक नॉर्मल बच्चे का होना चाहिए। इस तरीके से उस बच्चे का जो अगर उसको इंजरी हुई है, कुछ हुआ है और उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो वो जल्दी से उसका स्टॉप नहीं होता है। उसका कारण है कि ऐसे बच्चे को जिसको हीमोफीलिया है, उसके क्लॉटिंग फैक्टर जो एक नॉर्मल बच्चे में होते हैं, इतने क्लॉटिंग फैक्टर उस बच्चे में नहीं होते हैं, उनकी कमी होती है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, ऐसे बच्चे के अंदर थोड़ी सी भी अगर चोट लगेगी तो उसके अंदर से बहुत ही एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर मैनी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इन्वॉल्व इन दिस फॉर्मिंग ऑफ क्लॉट टू। यानी कहना चाहता है यहाँ पर ये कि जो हमारा ब्लड, जब हमें चोट लगती है, इंजरी होती है, तो हमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है, तो उस समय कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, है ना। कई सारे क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, पाथवे बनाते हैं, एंट्रेंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे बनाते हैं और ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। ऐसा बच्चा जिसको हीमोफीलिया, उसके अंदर दो क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाती है, 8 और 9 की, है ना। अलग अलग 11 की भी होती है। ये अलग अलग टाइप होती है हीमोफीलिया के, तो हम आगे समझेंगे। तो इनकी कमी हो जाती है, मेनली 8 की कमी होती है। ऐसी कंडीशंस में बच्चे की जो इंजरी हुई है, ब्लीडिंग जिसको होना स्टार्ट हुआ है, वो स्टॉप नहीं होती है। टाइप की अगर हम बात करें तो ये हीमोफीलिया मेनली 3 टाइप का है: हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ए के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं ए क्या है। हीमोफीलिया ए जो है वो जब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, लेक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, है ना, कौन सा, 8 नंबर का, तो उस कंडीशन को हम हीमोफीलिया कहते हैं। और अगर 10 बच्चों को हीमोफीलिया हुआ है तो लगभग 9 बच्चे में फैक्टर 8 की कमी होती है। किसकी कमी होती है? फैक्टर 8 की कमी होती है। ये कौन सा फैक्टर 8 है? ये क्लॉटिंग फैक्टर है। 13 क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं टोटल, तो उसमें से 8 नंबर वाले की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है। तो इसको हम टाइप ए डिजीज है ये, और हीमोफीलिया ए है, इसको हम हीमोफीलिया ए बोलते हैं। इसको क्लासिकल हीमोफीलिया भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा होने वाला हीमोफीलिया भी है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया बी की बात करें तो इसमें 9 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है। क्रिस्मस फैक्टर जो होता है उसकी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। और हीमोफीलिया सी के अंदर डॉक्टर्स का मानना है कि 11 की क्या होती है, कमी होती है। फैक्टर 11 की क्या होती है, कमी होती है। तो इस प्रकार से हीमोफीलिया 3 प्रकार का होता है: हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। कॉजेज क्या है हीमोफीलिया होने का? तो सबसे पहले हम कॉजेज इसका जानेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है अगर आपको हीमोफीलिया एक्चुअल में समझना है तो। देखिए, हीमोफीलिया टाइप ए और बी, है ना, इनहेरिटरी डिजीज है, और ये पास होती है माता से बच्चे के अंदर, या पेरेंट्स से बच्चे के अंदर क्या होती है, पास होती है। और जो जब ये पास होती है तो कौन से जीन्स के थ्रू पास होती है? एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू पास होती है। कौन से? एक्स क्रोमोसोम्स के, जो इसका जीन्स होता है किसके थ्रू पास होता है? एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू पास होता है। ठीक है। जो मेल फीमेल होती है, फीमेल के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और मेल के अंदर 1 एक्स और 1 वाई क्रोमोसोम्स पाया जाता है। ये आपको मालूम होगा। अगर जो फीमेल होती है वो कैरियर होती है, यानी ये एक बच्चे से या एक जनरेशन से दूसरे बच्चे में दूसरे जनरेशन के में हीमोफीलिया को ले जाने का काम करती है। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम्स है वो ही क्या है इसका, देखिए यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, थ्रू ए जीन्स ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। यानी जो हीमोफीलिया का जीन्स है वो किसके थ्रू ट्रांसफ़र होता है या किसके थ्रू जाता है नेक्स्ट जनरेशन में? एक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू। तो इसलिए जब कोई माता है, प्रेग्नेंट माता है, तो वो कैरियर का काम करेगी। अगर उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है किसका, हीमोफीलिया का, तो वो बच्चे के अंदर चांस है 50-50% चांस है कि वो बच्चे के अंदर वो जीन्स जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ठीक है। देखिए, इफ़ द जीन इज पास ऑन टू ए सन, है ना, ही विल द डिजीज। अगर ये बच्चे की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, डिजीज करेगा। यानी ये अगर मेल के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, ये डिजीज करेगा। और इफ़ द जीन्स इज पास ऑन ए टुगेदर, यानी अगर ये पुत्री के अंदर, बच्ची के अंदर जाएगा तो ये कैरियर का काम करेगा। किसका काम करेगा? कैरियर का काम करेगा, यानी एक से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट,
देखिए अगर किसी के पिताजी को हीमोफीलिया है ना, लेकिन माताजी को किसी प्रकार का हीमोफीलिया जीन्स नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो बेटा है ना, उसके किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। बट उसकी जो पुत्री है वो कैरियर का काम करेगी, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम करेगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो हीमोफीलिया है उसकी फैमिली हिस्ट्री, फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि पहले किसी को फैमिली में रहा है या नहीं रहा है। अब जैसे कोई माताजी है या कोई फीमेल है और वो कैरियर है, लेकिन उसको हीमोफीलिया के साइन नहीं दिख रहे, लेकिन अगर उसको हम एग्जामिनेशन करें, उसको स्क्रीनिंग करें, तो उसके कुछ सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। उसको परेशानी कुछ होती नहीं है, उसको ब्लीडिंग जो टाइम है वो भी लगभग नॉर्मल जैसा ही होता है, ठीक है। लेकिन उसको कुछ सिम्टम्स हमको उस फीमेल के अंदर देखने को मिलेंगे, जैसे व्रिशिंग इजियली, यानी उसकी स्किन पे थोड़ा सा रगड़ लगने पे ही रेड रेड हो जाएगी, अंदर ही अंदर जो रेड रेड हो जाती है ऐसा हो जाएगी, है ना। और इसके अलावा उसका जो नॉर्मल, अगर उसको जैसे कोई दांत वगैरह के अंदर ऑपरेशन या सर्जरी करवाएगी, डेंटल वर्क करवाएगी, तो उसको ब्लीडिंग वहाँ से नॉर्मल पेशेंट के बजाय थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, है ना। इसके अलावा उसको बार बार जैसे थोड़ा सा भी उसकी नोज़ पर थोड़ी सी भी हल्का सा किक मार दिया या कोई चोट लगी, तो उसको नोज़ ब्लीड आएगी, उसको क्या आएगी, नोज़ ब्लीड, हैवी नोज़ ब्लीड आएगी। इसके अलावा मैस्चुरेशन ब्लीडिंग उसकी ज़्यादा रहेगी नॉर्मल फीमेल के बजाय। तो ये कैरियर के अंदर सिम्टम है। ये देखिए, ये हीमोफीलिया के सिम्टम नहीं है, ये हीमोफीलिया के सिम्टम है, लेकिन जो कैरियर महिला है, यानी अभी वो उसको हीमोफीलिया डिजीज़ नहीं हुई है, सिर्फ वो कैरियर है, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने वाली है, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के जो सिम्टम्स है वो हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हीमो जो हीमोफीलिया सी होता है, हीमोफीलिया सी क्या होता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो अभी हम 11 फैक्टर्स की डेफिशिएंसी वाला हीमोफीलिया देख रहे हैं, हीमोफीलिया सी, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट सर्जरी के बाद में ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर सर्जरी इसके अंदर ब्लीडिंग क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये कैरियर का और उसका समझाया है, कौन अनअफेक्टेड है, कौन हीमोफीलिया कैरियर है, कौन हीमोफीलिया सफ़र कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स और वाई का जो फॉर्मूला है उसको समझाया गया है, ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ, हम हीमोफीलिया की अगर सिम्टम्स की बात करें, हीमोफीलिया के सिम्टम्स की अगर हम बात करें, देखिए इसके सबसे पहले तो इसके जो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम यही है कि हैवी ब्लीडिंग, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी, इसका जो हीमोफीलिया का जो सिम्टम है वो डिपेंड करता है सीवियरिटी पर। किस पर, सीवियरिटी पर, यानी जो क्लॉटिंग फैक्टर का अमाउंट है, ये परसेंटेज में होता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर का अमाउंट है वो कितना कम हुआ है ना, जो लेवल है उसका वो कितना कम हुआ है हीमोफीलिया का, तो उस पर डिपेंड करता है क्लॉटिंग फैक्टर का, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितनी सीवियर सिम्टम्स शो होने लगेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5% दे रखा है कि लेवल ग्रेटर देन, जैसे हीमोफीलिया दैट हैव ए लेवल ग्रेटर देन 5%, तो मोस्ट ऑफ्टन एज ए ब्लीडिंग ओनली विथ मेजर सर्जरीज ऑफ टू एक्सक्रेशंस, यानी अगर किसी का 5% से ऊपर है क्लॉटिंग फैक्टर का लेवल, तो उसको जो अगर कोई मेजर सर्जरी करेंगे या उसका दांत वगैरह निकालेंगे तो ही उसको ब्लीडिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट, सीवियर हीमोफीलिया की अगर बात करें तो जैसे फैक्टर है 8 और 9, ये दोनों लेस देन 1% अगर हो गए, है ना, तो ऐसे बच्चों को ब्लीडिंग सीवियर होने के चांसेस यहाँ पर है। इसके अलावा कोई इंजरी हुई है तो उसको उस इंजरी से ब्लीडिंग होने के चांस है। इसके अलावा जॉइंट और उसके हेड से, अगर हेड पर इंजरी हुई है, ट्रॉमा हुआ है, तो वहाँ से भी ब्लीडिंग होने के चांस है। अब हम एक एक देखते हैं कि कौन कौन से सिम्टम हमको देखने को मिलेंगे। तो व्रिशिंग हमको देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी हमको देखने को, व्रिशिंग। व्रिशिंग क्या है, पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्रूशिंग कैन अकर फ्रॉम इवन स्मॉल एक्सीडेंट, यानी कोई छोटा एक्सीडेंट हुआ, कोई छोटी इंजरी हुई है, छोटा फ्रैक्शन हुआ है स्किन के ऊपर, तो वहाँ पर क्या होगा, अंदर की साइड में ब्लड थोड़ा सा जमा हो सकता है, अंडर स्किन के अंदर, है ना, स्वेलिंग हो सकती है, हेमोटोमा हो सकता है, और मेनली 12 से 18 महीने के बच्चों के अंदर ये डायग्नोस्ट हमको देखने को मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो मोर एक्टिव होते हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको हमको ब्रूशिंग देखने को मिलेगी, 12 से 18 मंथ की एज के है, मोर एक्टिव है ना, उनको छोटा मोटा इंजरी हुआ है तो स्किन के नीचे उनको हमको ब्रूशिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग ईजिली, यानी कोई भी छोटी मोटी जैसे नोज़ पर अगर ब्लीडिंग, नोज़ पे कोई चोट लग गई है ना, माउथ पे लग गई है, गम पे लग गई है ना, माइनर कोई छोटी मोटी इंजरी लगी है,
तो ऐसी कंडीशन पे वहाँ पर ब्लीडिंग और ब्रूशिंग हमको देखने को मिलेंगे डेंटल वर्क के समय, तो ये हेमोफीलिया का चांस है। इसके अलावा ब्लीडिंग इनटू जॉइंट, जॉइंट के ऊपर अगर किसी प्रकार का चोट लगा है ना, तो हिमेथ्रोसिस हमको वहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी हमको पेन मिलेगा, इमोबिलिटी, मूव नहीं कर पाएंगे, डिफॉर्मिटी होने लगेगी, है ना, कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो जॉइंट पे भी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्लीडिंग मसल्स के अंदर भी हमको देखने को मिलेगी और ब्रेन के अंदर भी स्पॉन्टेनियसली अचानक से ब्लीडिंग हो सकती है, अचानक से ब्लीडिंग हो सकती है हेमोफीलिया वाले बच्चे के कहाँ पे, ब्रेन के अंदर भी, है ना। और भी कहीं दिक्कत आ सकती है, जब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है तो ब्लाइंडनेस आ सकता है, नर्वस सिस्टम भी डिसेबल, हमारा वर्क करने में डिसेबल हो जाता है ना, सही से काम नहीं कर पाए। तो ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूरिन और इसमें क्या बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम के अंदर और हमारा जहाँ एनल एरिया के अंदर भी हमको इंजरी होने पर एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हीमोफीलिया का जिस बच्चे को हुआ है उसको हम कैसे चेक करेंगे या कैसे हम डायग्नोस करेंगे, तो इसका डायग्नोस डिपेंड करता है फैमिली हिस्ट्री क्या है, ब्लड टेस्ट करेंगे हम, है ना, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे सीबीसी कंप्लीट हम सीबीसी करवा लेंगे जहाँ पर प्लेटलेट्स और रेटिकुलोसाइड वगैरह ये सब हम देखेंगे। क्लॉटिंग फैक्टर, मेनली हम क्लॉटिंग फैक्टर का परसेंटेज यहाँ पर देखेंगे कि कितना लेवल है क्लॉटिंग फैक्टर का उस बच्चे के ब्लड के अंदर। इसके अलावा उसका ब्लीडिंग टाइम, बीट टाइम हम देखेंगे कि इसको इंजरी होने के बाद में कितनी देर बाद उसका क्लॉट बन रहा है ना। नॉर्मली 8 मिनट 9 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए, ऐसे ये नॉर्मल है। इसके अलावा जेनेटिक डीएनए हम देखेंगे कि उसके जीन्स में अब नॉर्मलिटी है या नहीं है। ट्रीट कैसे करेंगे हम, तो ट्रीट करने के लिए हमें पहले कुछ क्राइटेरिया हमारा है। जैसे हम सबसे पहले तो पेशेंट को हेमेटोलॉजिस्ट के पास में क्या करेंगे, रेफ़र कर देंगे कि इसको हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, है ना। वो वहाँ पे उस बच्चे का कुछ क्राइटेरिया है कि बच्चे का एज क्या है, उम्र क्या है, इसके अलावा उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, बच्चा कितना बीमार रहा है, इसके अलावा मेडिकेशन प्रोसीजर्स, थेरेपीज़ के बारे में हम कैसे कौन कौन सी बच्चे पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा जो कंडीशन है फ़िलहाल की, एक्सपेक्टेड लास्ट क्या कंडीशन बच्चे की चल रही है, तो उस हिसाब से हम बच्चे का ट्रीटमेंट करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर देखिए, जो जॉइंट है, जॉइंट के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर हम सर्जरी करेंगे, उसके चारों एरिया के उसको रिहेबिलिट करेंगे, है ना। अफेक्टेड जॉइंट की सर्जरी करके उसको थेरेपी देके और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके उस बच्चे को क्लॉटिंग फैक्टर देने की कोशिश करते हैं, इन्फ्यूज़ करने की, यानी क्लॉटिंग फैक्टर 8 9 11 जो भी जिसकी कमी है हम उसको देंगे और उसकी डेली लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ मेडिसिन्स है जिनको हम बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। जो ये क्लॉटिंग फैक्टर 8 आया, इसमें आर्टिफिशियल क्लॉटिंग फैक्टर 8 है और जो नीचे है इसमें आर्टिफिशियल क्लॉटिंग फैक्टर 9 है, यानी ये आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया क्लॉटिंग फैक्टर है, ये नेचुरल नहीं है ना। तो इनको हम बच्चों को जैसे हीमोफिल, इम्यूनेट, कोविड बीटी बेयर्स, तो इन सबको हम दे के मेडिसिन को दे के बच्चे को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है ऐसे बच्चे के अंदर, जॉइंट के अंदर ब्लीडिंग, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्फ्लामेशन हो सकता है ना, लंबे समय तक जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम रह सकती है, वो सीरियस कोई ट्यूमर वगैरह बन सकता है मसल्स बोन के अंदर, और इसके अलावा एंटीबॉडीज बन सकती है क्लॉटिंग फैक्टर के अगेंस्ट। तो इसके अलावा हम अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं ऐसे बच्चे को, तो हमको उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी सी होने की संभावना होती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे हिमेथ्रोसिस, यानी इस बच्चे का जॉइंट के ऊपर हुआ है और यहाँ पर इस जॉइंट की आप कंडीशन देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पर इंटरनली ब्लीड हुआ है और इंटरनली ब्लीडिंग यहाँ पर हुई है ना। ये बोन नहीं है, ये बच्चे के अंदर जैसे बोन तो ये नॉर्मल है इसकी, इससे देखिए यहाँ पे इस साइड में इसको क्या हुआ, हेमोटोमा हुआ है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हुई है और यहाँ पर ब्लड भरा हुआ है। किसकी वजह से, हीमोफीलिया की वजह से, क्योंकि यहाँ पर क्लॉट बच्चे के अंदर कम है। यहाँ पर देखिए इसके हेड के अंदर हीमोटोमा हुआ है, इस फिगर के अंदर आप देखोगे तो इस बच्चे के कहाँ पे हीमोटोमा हुआ है, इस बच्चे के हेड पर हीमोटोमा हुआ है। यहाँ देखेंगे आप, इस बच्चे के हेड पर क्या हुआ है, हीमोटोमा हुआ है, ठीक। इसके देखिए थोरैक्स एरिया में, ब्रेस्ट एरिया में क्या हुआ, हीमोटोमा हुआ है। इसके नीचे आप देखोगे तो यहाँ इसके नोज से ब्लीडिंग हो रहा है। तो इस प्रकार का हीमोटोमा हमको देखने को मिलेगा। मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिवेंशन मैनेज अगर आप बोल सकते हो कि देखिए
केयरफुली हम मैनेजमेंट करेंगे बच्चे का, एक तरीके से नर्सिंग केयर आप कह सकते हो। जैसे पेशेंट की डेली जो एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज है, वो बताएंगे, है ना। और ऐसी एक्सरसाइज उसको बताएंगे जो इंजरी ना हो, अवॉइड करेंगे इंजरीज को, है ना। जैसे मोटरसाइकिल इंजरी हो गई या कोई भी स्किलिंग इंजरी हो गई, तो ऐसी इंजरियों से बच्चों को बचाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कोई भी सर्जरी या डेंटल वर्क हम करने जा रहे हैं, यानी बच्चे के ऊपर कोई भी सर्जरी या कोई डेंटल वर्क करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसको पैसे उसका जो ऑपरेशन से पहले जो चेकअप होता है ना, प्री ऑपरेटिव चेकअप्स हम उसका करेंगे। प्री ऑपरेटिव चेकअप्स के अंदर हम देखेंगे कि उसका क्लॉटिंग फैक्टर कैसा है, बच्चे का क्लॉटिंग फैक्टर नॉर्मल है या नहीं। नहीं है तो हम उसको क्लॉटिंग फैक्टर इन्फ्यूज करके, है ना, उसको दे के, और उसके बाद में उसके जो क्लॉटिंग फैक्टर को नॉर्मल करने के बाद ही हम उसका डेंटल सर्जरी या अदर सर्जरी, माइनर सर्जरी, मेजर सर्जरी हम उस बच्चे की करेंगे। ठीक है, जिससे कि उसको ब्लीडिंग ना हो और उसके जीवन को कोई खतरा ना हो। इसी के अलावा ऐसी कोई ड्रग्स है जो क्लोटिक फैक्टर को कम करती हो, ब्लीडिंग टाइम को बढ़ा देती हो, है ना। चाहे एस्पिरिन हुई, चाहे नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हुई, NSAIDs ड्रग्स होती है, ये ऐसी ड्रग्स हुई, है ना। ऐसी कोई मेडिकेशंस है तो उनको हम तुरंत रूप से क्या कर देंगे, उस बच्चे की अवॉइड करेंगे उस बच्चे को देने के लिए, यानी सिर्फ इमरजेंसी में ही हम यूज़ करेंगे, नहीं तो बच्चे को नहीं देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसे पेरेंट्स, यानी ये तो ऐसा बीमारी है कि एक बहुत जल्दी से सही होता नहीं है। अगर ऐसे पेरेंट्स हैं तो उनको हम क्या सलाह देंगे, तो उन पेरेंट्स को हम सलाह देंगे कि अगर इसको इंजरी होती है, बच्चे को पेन होता है, इसको ब्लीडिंग होती है ना, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है, या फिर कोई सर्जरी का शेड्यूल है, तो आपको क्या करना है। तो हम उसके पेरेंट्स को सलाह देंगे कि आपको डॉक्टर या जिस हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चल रहा है उससे तुरंत क्या करना है, कॉल करना है। अगर उसको इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हुई है, तो डॉक्टर वहाँ से बताएगा कि आपको क्या करना है, बच्चे को हॉस्पिटलाइज करना है या बच्चे को घर पे ही कोई ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, तो इस प्रकार के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक बार हम फिर से ये देख लेते हैं कि ये एक जन्मजात बीमारी है, कि इसमें क्लोटिंग फैक्टरों की कमी होती है ना, अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग होती है, मेनली इसमें 8 और 9 की कमी होती है, मेनली 8 की कमी होती है। और जो बच्चा है, नॉर्मल लाइफ जो उसका है, उसको जीने के लिए उसको क्या चाहिए, इन फैक्टरों को मेंटेन बनाए रखने की आवश्यकता होती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।